प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक शुक्ल आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हम बात करेंगे आज बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका मुख्य शीर्षक है भारत की प्रारंभिक संस्कृतियां एवं सभ्यताएं। यह प्रथम प्रश्न पत्र 5 यूनिट में 5 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रथम यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है, पुरातत्व की परिभाषा एवं अन्य विषयों के साथ उसका संबंध। आज का ये पूरा लेक्चर पुरातत्व का विकास, पुरातत्व की शब्दावली का विकास, पुरातत्व का विकास कैसे हुआ और पुरातत्व पर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय परिभाषाएं कौन सी हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास को आरंभ करने से पूर्व मैं अपनी गुरु परम आदरणीय प्रोफेसर अनामिका रॉय मैम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनकी प्रेरणा से ही यह प्रयोजन आरंभ हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं पुरातत्व की परिभाषा और अन्य विषयों के साथ उसके संबंध को लेकर। जब हम पुरातत्व की परिभाषा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें जानना आवश्यक है कि पुरातत्व शब्द का व्यवहार सबसे पहले कहां किया गया और यह पुरातत्व शब्द प्रचलन में कब से आया। जब इसकी गवेषणा करते हैं हम और देखते हैं कि पहली बार यूरोप में यूनान और रोम की सभ्यताओं के संदर्भ में पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण यूनान और रोम ने अपनी प्राचीन अतीत को खोजने के लिए, जो उनके प्राचीन धरोहर थे उनको खोजने के लिए उन्होंने पहली बार उन प्राचीन धरोहरों को खोजा और उनके ही अर्थ में पहली बार आर्कियोलॉजी शब्द का व्यवहार किया। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसी का समानार्थी हिंदी में हम पुरातत्व शब्द व्यवहार करते हैं। ये मूल शब्द है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी के संदर्भ में अगर हम यह देखें, ये आर्कियोलॉजी जो शब्द है इसकी इटिमोलॉजी पे अगर हम बात करें कि इस शब्द का व्यवहार कैसे हुआ, यह शब्द प्रचलन में कैसे आया और किस तरह से यह शब्द धीरे धीरे पहले संकुचित अर्थों में और धीरे धीरे किस तरह से एक विस्तृत अर्थ में प्रयोग में आने लगा। आइए हम देखते हैं। आर्कियोलॉजी शब्द यूनान जो भाषा है, ग्रीक भाषा है, क्योंकि पहली बार मैंने कहा कि पुरातत्व का विकास, पुरातत्व की शब्दावली का विकास यूनान और रोम में हुआ, इसीलिए आपको बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां जो ग्रीक शब्दावलियां हैं वो पुरातात्विक शब्दावलियों में आपको प्रयुक्त होती हुई मिल जाएंगी। तो जो ग्रीक भाषा का 2 शब्द है, एक है जो यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर मैंने यह लिखा हुआ है कि आर्कियोस और लोगोस। ये जो अंग्रेजी भाषा का आर्कियोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्कियोस और लोगोस। आर्कियोस का तात्पर्य है पुरातन से और लोगोस का तात्पर्य है ज्ञान से। तो पहली बार आर्कियोलॉजी शब्द का जो व्यवहार किया गया इसी अर्थ में किया गया, आर्कियोस और लोगोस, और इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना है आर्कियोलॉजी, जिसको हम हिंदी में पुरातत्व कहते हैं। ये आर्कियोस और लोगोस, ये पुरातन और ज्ञान 2 शब्दों में पहली बार, चूंकि आरंभिक स्तर पर पुरातत्व का इसी रूप में प्रयोग हुआ था, इसलिए यह शब्द। लेकिन वर्तमान समय में जब पुरातत्व का धीरे धीरे विकास होने लगा और एक लंबी शताब्दियों के बाद पुरातत्व की व्यवहार में, उसकी परिधि में बहुत व्यापक परिवर्तन आ गए हैं और इन्हीं परिवर्तनों को समझने के लिए हमने कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण पुरातत्वविदों के द्वारा पुरातत्व को समझाने के लिए दी गई हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, यह परिभाषा है और इस परिभाषा की जब श्रृंखला में हम जाते हैं तो पहली परिभाषा हमें गार्डन चाइल्ड की दिखाई देती है। गार्डन चाइल्ड ने पुरातत्व को परिभाषित करते हुए कहा कि सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के अतीत के क्रियाकलापों के अध्ययन को ही पुरातत्व हम कह सकते हैं। अर्थात पुरातत्व किसे कहेंगे, पुरातत्व से आशय क्या है, इसको व्याख्यायित करते हुए गार्डन चाइल्ड ने कहा कि सुस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर जो फिजिकल रिमेन्स हो, जो भौतिक अवशेष हो, एकदम क्लियर हो, सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के अतीत के क्रियाकलाप। क्यों कि ऐसी
जो मानव है जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं वो अतीत का विषय हो गया। तो अब उसके अतीत के विषय में हमें जानने के लिए जो मानव ने भौतिक अवशेष छोड़े हैं, उन भौतिक अवशेषों के माध्यम से हम अतीत के मानव के क्रियाकलाप का जो अध्ययन करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को पुरातत्व के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है, ऐसा गार्डन चाइल्ड महोदय का मानना है। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि ग्राहम क्लार्क पुरातत्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा, गार्डन चाइल्ड की परिभाषा में दो प्रमुख शब्दावलियों को संशोधित करते हुए ग्राहम क्लार्क कहते हैं कि पुरावशेषों का क्रमबद्ध, एक सीरियल में, क्रोनोलॉजी में, और सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन किसके लिए? अतीत के मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन के लिए आपको जो पुरावशेष हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो पुरानिधियां हैं, जो एंटिक्विटीज हैं, इन दोनों का, पुरावशेष और पुरानिधियों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन अतीत के मानव के क्रियाकलापों को जानने के लिए जब होता है तो उसको हम पुरातत्व कहते हैं, ऐसा ग्राहम क्लार्क का मानना है। एक परिभाषा मैंने और ली है क्लीन डेनियल की। हालांकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं होती हैं जो समय कालावधि में धीरे धीरे अपने अर्थ विपर्य को खो देती हैं। ग्लीन डेनियल ने जो पुरातत्व की परिभाषा की, जब इन्होंने यह परिभाषा पुरातत्व की दी थी तो उस समय यह व्यापक अर्थों में थी, लेकिन जैसे समय कालावधि बीता, समय और स्थान के संदर्भ में जो ग्लीन डेनियल की परिभाषा है वो संकुचित होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने पुरातत्व की परिधि में केवल लिपि ज्ञान के पूर्व के काल, इन्होंने, ग्लीन डेनियल का मानना है कि लिपि ज्ञान के पूर्व के काल से जो संबंधित पुरावशेष हैं, ऐसे पुरावशेष जो लिपि ज्ञान के पहले के कालखंड के हैं, वही उनका ही अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। तो यह, अगर हम व्यापक अर्थों में देखें जिस तरह से पुरातत्व का विकास हुआ है, क्योंकि लिपि ज्ञान के पहले और लिपि ज्ञान के बाद, लिपि ज्ञान होने के बावजूद भी बहुत सारी लिपियां नहीं पढ़ी जा सकी। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आप देखेंगे, चित्रात्मक लिपि है, लिपि ज्ञान तो था हड़प्पा सभ्यता के वासियों को, लेकिन उन्हें यह ज्ञान होते हुए भी हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ सके। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के जो इतिहास है उसको हम पुरातत्व की परिधि से बाहर कर दें? अगर हम पुरातत्व की परिधि से बाहर कर देंगे तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो जो ग्लीन डेनियल की परिभाषा है, पुरातत्व की परिभाषा, यह वर्तमान संदर्भों में सीमित हो चुकी है। और भारतीय पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल पुरातत्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। सीधे सीधे और सरल शब्दों में प्रोफेसर बीबी लाल ने पुरातत्व को परिभाषित करते हुए कहा कि पुरातत्व विज्ञान है और विज्ञान की ऐसी शाखा है जो क्या करती है? अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करने का काम करती है, वह पुरातत्व है। इसी परिभाषा के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेक्कन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के एक प्रख्यात पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया पुरातत्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पुरावशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व है। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कहा कि पुरातत्व की परिभाषा को इतना विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम इसको और सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तो यह समझ लें कि पुरावशेषों का, आर्टिफैक्ट का अध्ययन ही, स्टडी ही पुरातत्व है। लेकिन क्या यह परिभाषाएं पुरातत्व को एक समग्रता में परिभाषित करने में सक्षम हैं? यह विवेचन का विषय है, क्योंकि परिभाषा, जब भी हम किसी चीज की परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा एक बीज शब्द होता है। वह बीज शब्द होता है जो विषय को कुछ ही शब्दों में पूर्णता में व्याख्यायित करने में सक्षम। इसी क्रम में हम जब देखें तो पुरातत्व विमर्श जैसी उल्लेखनीय पुस्तक लिखने वाले और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाले प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर जय नारायण पांडे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व प्राचार्य रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में जो परिभाषा पुरातत्व के संदर्भ में दिया है वह यह है कि पुरातत्व से तात्पर्य एक ऐसे विषय से है
जो एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम और पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनिश्चित देश, स्थान तथा काल के संदर्भ में भौतिक पुरावशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करती है। अर्थात प्रोफेसर जय नारायण पांडे जी ने पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक में जो पुरातत्व की परिभाषा दी, तो उन्होंने क्या किया, 4 शब्दावलियों को अपनी परिभाषा में प्रमुखता से सम्मिलित किया। पहला तो उन्होंने कहा कि पुरातत्व क्या करता है, मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। पहली बात कि पुरातत्व मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है, लेकिन किस संदर्भ में? उन्होंने कहा समय स्थान के संदर्भ में, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और एक सुनिश्चित देश तथा काल के संदर्भ में। 4 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी शब्दावलियां उन्होंने अपनी परिभाषा में प्रयुक्त किया। क्या कहा कि पुरातत्व मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है, लेकिन किसके संदर्भ में? एक सुनिश्चित काल, टाइम, एक सुनिश्चित देश, स्थान, स्पेस, और एक निश्चित पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में जो मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन होगा वह पुरातत्व कहलाएगा। ऐसा प्रोफेसर जय नारायण पांडे ने पुरातत्व को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में कहा। इन परिभाषाओं पर जब हम विस्तार से परिचर्चा करते हैं, तो क्या अभी भी कोई परिभाषा है जो पुरातत्व को समग्रता में परिभाषित करने में सक्षम हो? क्या हम मानव द्वारा प्रयुक्त और मानव जिनका निर्माता रहा हो उन्हीं भौतिक अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कह सकते हैं? या क्योंकि बहुत से ऐसे अवशेष हैं जिनका निर्माता मानव नहीं रहा, जैसे कि मानव का कंकाल जो हमें उत्खनन के माध्यम से प्राप्त होता है, उसका निर्माता मानव नहीं है, या किसी जीव जंतु का जीवाश्म फॉसिल्स प्राप्त हो गया, उसका निर्माता मानव नहीं है। तो वो ऐसे भौतिक अवशेषों का अध्ययन क्या हम पुरातत्व की परिधि से बाहर कर दें? अगर हम बाहर कर देंगे तो बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पुरातत्व को समृद्ध करने में सक्षम। तो क्या हम परिभाषा में इन शब्दावलियों को बाहर कर देंगे? जब इसकी हम गहन गवेषणा करते हैं तो एक परिभाषा हमारे सामने निकलकर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है। प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा जी, जो प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं, उन्होंने पुरातत्व को परिभाषित करते हुए 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने अपनी परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा पुरातत्व का आशय है मानव के व्यवहार का अध्ययन। पुरातत्व क्या करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, समय और स्थान के संदर्भ में मुख्य रूप से सांस्कृतिक आचरण का। किसके? मतलब कि पुरातत्व व्याख्या करता है किस बात की? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, समय और स्थान के संदर्भ में मुख्य रूप से सांस्कृतिक अवशेषों पर किया गया अध्ययन ही पुरातत्व है। अर्थात अपनी परिभाषा में स्पष्ट रूप से प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा जी कहते हैं कि पुरातत्व मानव के व्यवहार का समय और स्थान के संदर्भ में मुख्य रूप से सांस्कृतिक अवशेषों पर किया गया अध्ययन ही पुरातत्व है। यह परिभाषा प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा सर पुरातत्व को व्याख्यायित करते हुए देते हैं। इस परिभाषा के संदर्भ में उन्होंने 3 मुख्य शब्दावलियों का प्रयोग किया है। अगर आप ध्यान देंगे, समय और स्थान के संदर्भ में पुरातत्व क्या है? मानव के व्यवहार का अध्ययन है। किसके विशेष संदर्भ में? टाइम एंड स्पेस के संदर्भ में। जब हम समय और स्थान के संदर्भ में किसी चीज को देखना चाहेंगे, तब हम उसको पुरातत्व की परिधि में देख पाने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन वहीं एक बात उन्होंने और कही, वह यह कहा कि पुरातत्व मानव के व्यवहार का समय और स्थान के संदर्भ में मुख्य रूप से सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर जो किया गया अध्ययन है वही पुरातत्व है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे 2 उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की अपने व्यवहार में। एक उन्होंने कहा कि मटेरियल कल्चर की बात होती है, और मटेरियल कल्चर की बात होती है। जो पूर्व के पुरातत्वविद हैं, उन्होंने पुरातत्व को व्याख्यायित करने में मटेरियल कल्चर की ही बात की है। मटेरियल कल्चर को विशेष रूप से उन्होंने अपने विवेचन का मुख्य विषय बनाया है। प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा सर का कहना है कि क्या बहुत सारे ऐसे मटेरियल कल्चर हैं
जो कि कल्चर में मिलते हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं, लेकिन वह मानव ने न तो उनका प्रयोग किया, न ही मानव उसमें उससे किसी भी प्रकार से संबंधित है। तो क्या जितने भी मटेरियल कल्चर मिल रहे हैं सब पुरातत्व के अध्ययन के विषय नहीं। इसलिए उन्होंने इस शब्दावली को बदलते हुए उन्होंने कहा कि इसको हम यह कह सकते हैं कि कल्चरल मटेरियल का अध्ययन, कल्चरल मटेरियल का अध्ययन ही पुरातत्व है। इसको उन्होंने कहा कि कल्चरल मटेरियल सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर, सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर जो किया गया अध्ययन है। क्यों? क्योंकि जो मानव के साथ संबंधित है वह सांस्कृतिक जो तत्व, जो हर फिजिकल रिमेन्स पुरातत्व के अध्ययन का विषय नहीं होगा। जो मानव से किसी प्रकार से, चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष रूप से अगर वह संबंधित है तो ही वह पुरातत्व की अध्ययन की परिधि में आएगा। उन्होंने इस कल्चरल मटेरियल को परिभाषित करते हुए 3-4 उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि कालीबंगा धौलावीरा में जो भूकंप के साक्ष्य में प्राप्त हो रहे हैं, अर्थक्वेक के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वह कल्चरल मटेरियल के संदर्भ में प्राप्त हो रहे हैं कि वह मानव सांस्कृतिक अवशेषों के प्रमाण है कि किस तरह से एक सांस्कृतिक जो कल्चरल सांस्कृतिक अविच्छिन्नता का जो प्रमाण हमें मिल रहा है वह एसोसिएटेड है, वह जो है मानव के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित है। इसलिए हम पुरातत्व की परिभाषा करते हुए मटेरियल कल्चर की जगह पर कल्चरल मटेरियल कहें, कल्चरल मटेरियल को जो अपने अध्ययन का मुख्य विषय है वह सांस्कृतिक अवशेष को बनाएं, तब हम पुरातत्व को एक समग्र रूप में समझ पाएंगे, पुरातत्व की परिभाषा को समग्र रूप में समझ पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह पुरातत्व की परिभाषा पर एक सामान्य अवधारणा, एक सामान्य समझ आपके विकसित करने के लिए मैंने एक छोटा सा यह व्याख्यान आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से आप पुरातत्व का विकास किस तरह से हुआ, पुरातत्व की शब्दावली का विकास कैसे हुआ, कैसे पुरातत्व यूनान में पहले आर्कियोलॉजी के रूप में आर्कियोलॉजी का विकास कैसे हुआ, आर्कियोस और लोगोस 2 शब्दों से हुआ, और फिर किस तरह से पुरातत्व धीरे धीरे एक परिभाषा के साथ, एक कालखंड के साथ धीरे धीरे एक समय अवधि में पुरातत्व की जो परिभाषा है न केवल उसकी परिधि बल्कि उसकी व्यापकता धीरे धीरे एक व्यापक होती गई। और इस पूरी परिभाषा को हम इन विद्वानों के संदर्भ में, विशेषकर प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा सर के संदर्भ में जो मैंने परिभाषाएं दी है, ये प्रोफेसर जयनारायण पांडे जी के संदर्भ में, प्रोफेसर बीबी लाल जी के संदर्भ में और गार्डन चाइल्ड और ग्राहम क्लार्क जी के संदर्भ में जो भी परिभाषाएं हैं, यह पुरातत्व को, गार्डन चाइल्ड की परिभाषा जिस कालखंड में ये दे रहे हैं उस समय पुरातात्विक जो तिथि की, जो डेटिंग की मेथड्स हैं, सारी चीज डेवलप नहीं हो पाई है। तो जब वह पुरातत्व की परिभाषा दे रहे हैं तो वो उनकी समयावधि की सीमा है, और जब प्रोफेसर जयनारायण पांडे सर दे रहे हैं और प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा सर दे रहे हैं तब पुरातत्व का विकास एक समग्रता में हो चुका है। तो पुरातत्व को परिभाषित करने की विधियां और उनकी शब्दावलियां और व्यवहार दोनों भी व्यापक हो चुके हैं। इन्हीं के साथ हम पुरातत्व की परिभाषा को समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली क्लास में पुरातत्व का अन्य विषयों के साथ संबंध को देखेंगे, क्योंकि पुरातत्व एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि अपने साक्ष्य के संकलन और उनकी व्याख्या के लिए वह अन्य विषयों की सहायता लेता है। अन्य विषयों के अंतर्गत नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान, या अगर हम इसको और व्याख्यायित रूप में कहें और व्यापक रूप में कहें तो ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं, मानविकी के विषयों के साथ पुरातत्व का क्या संबंध है और नेचुरल साइंस के विषयों के साथ क्या संबंध है, यह अगले लेक्चर का हमारा मुख्य विषय रहेगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।